हेलो दोस्तों। रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे ही जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे फ्रेंड्स, ये आपके मई 2024 में पूछे गए हैं, या दो चार क्वेश्चंस मैं ऐसे भी रखूंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। तो 95% आज के जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सारे ही आपके मेमोरी बेस्ड होने वाले हैं। सो मार्केटिंग मिक्स वाला जो टॉपिक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक में से आपके 3-4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक से शुरुआत की है। Which of the following are the ingredients of an effective marketing mix in a retail banking? तो कौन कौन से ingredients है, यानी मार्केटिंग मिक्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। मार्केटिंग के लिए क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स, तो इसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन 1 है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल, एविडेंस, तो ये सातों चीजें मार्केटिंग मिक्स में आती है। मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, मार्केटिंग मिक्स का ये मतलब हुआ कि ये वो चीजें हैं जिनको यूज करके, जिनको मिक्स करके मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, मार्केटिंग का ये मतलब हुआ फ्रेंड्स कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचते हैं, कैसे हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। अब कोई भी आप देखते हैं प्रोडक्ट है, अब कैसे 1000 लोगों को पता लगेगा कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, तो आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारे जो 7 फैक्टर्स है, यही इंग्रेडिएंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के। तो इन्हीं फैक्टर्स को इस्तेमाल करके हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। जब तक हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमारी सेल्स नहीं होगी, और सेल्स नहीं होगी तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो जिस पर्पस के लिए हमने वो कंपनी या जो बिजनेस शुरू किया वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। तो मार्केटिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। आप हॉलीवुड की कुछ मूवीज देखते हैं जो बनती है, और मान लीजिए मूवी बनने में लगे कुछ 200 या 400 करोड़, तो उसका कम से कम 25% जो पैसा है वो मार्केटिंग के लिए अलग से रखा जाता है कि इस मूवी की मार्केटिंग की जाएगी। सेम हर कंपनीज अपने बजट में से जो एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी मार्केटिंग के लिए रखती है, ताकि उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग आ सके। आप लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आती है, तो वो मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है। सो यहाँ पे जो 7 कंपोनेंट है, सातों कंपोनेंट पे मैंने एक एक क्वेश्चन रखा है, तो आपको परेशान नहीं होना। प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस, ये सब आपको अभी थोड़ी देर में पता लगेगा, क्योंकि सभी के ऊपर मैंने एक एक क्वेश्चन रखा है। तो मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, अभी बस आप लोग ये नाम याद कीजिए, क्योंकि नाम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो 7 इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग आर प्रोडक्ट, तो वही 7 चीजों के नाम यहाँ पे दिए। इसको बोला जाता है 7 P's ऑफ मार्केटिंग। सारे नाम पी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो इसको बोला जाता है 7 P's ऑफ मार्केटिंग। They are critical for designing and implementing successful retail banking strategy, helping bank meet customer expectations and provide a satisfactory। तो इन मार्केटिंग मिक्स को अगर बैंक अच्छे से इस्तेमाल करता है तो एक अच्छी कस्टमर को सर्विस दे सकता है। उस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे फ्रेंड्स, पहले ये प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। जो 7 P's थे ना, तो उनके जो क्वेश्चन है उनको पहले हम लोग देख लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स के हिसाब से या रिटेल बैंकिंग के हिसाब से व्हाट डज प्रोडक्ट रेफर्स टू, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है। प्रोडक्ट मतलब जो भी आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। बैंकों के हिसाब से अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो बैंकों का प्रोडक्ट क्या है, हाउसिंग लोन, ये एक लोन का प्रोडक्ट है। डिपॉजिट का कोई प्रोडक्ट, सेविंग बैंक, एफडी, ये डिपॉजिट का प्रोडक्ट है। तो जो चीज आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, जो आप उसको बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो वही होगा आपका प्रोडक्ट। ये टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। जैसे बैंकों का हाउसिंग लोन, कार लोन, ये एक टाइप के प्रोडक्ट है। ऐसे आप कोई कार खरीदते हैं, ये भी एक प्रोडक्ट है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो मार्केटिंग मिक्स या रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट क्या होगा। द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नहीं होगा फ्रेंड, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अलग होगा। लोकेशन जहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। द डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज लाइक डिपॉजिट, लोन एंड अदर, बैंकों के हिसाब से यही बैंकों का प्रोडक्ट होता है। जो भी बैंक डिपॉजिट, लोन्स दे रहा है, या और भी कोई प्रोडक्ट कस्टमर को, जैसे मान लीजिए लॉकर ऑफर कर रहा है, तो ये सारे बैंकों के प्रोडक्ट आ जाएंगे। फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सी। प्रोडक्ट मतलब जो चीज आप किसी को बेच रहे हैं। किसी की एक दुकान है और वो दुकान खोल के ग्रोसरी का सामान बेच रहा है, तो उसके लिए प्रोडक्ट हो जाएगा ग्रोसरी का सामान। मतलब क्या आप चीज बेच रहे हो जिससे आपकी कमाई हो रही है, जिससे आप अर्न कर पा रहे हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट इसमें हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज प्राइस इन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो मार्केटिंग मिक्स में एक पी का नाम प्राइस भी होता है। तो प्राइस का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है ग्रोसरी की, और वहां पे उसके पास अलग अलग चीजें हैं, शुगर है, चावल, आटा, राइस, दाल, सब कुछ उसकी दुकान में रखा हुआ है। तो आपने क्या किया, 1 kg आप शुगर उसके पास से खरीद के लाए, और दुकानदार ने बोला 50 रुपीज kg, यानी आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। ये जो आप 50 रुपए दुकानदार को दे के आए हैं, यही उसका प्राइस होता है। ठीक है, सेम ऐसी जो आप शुगर लेके आए, तो शुगर प्रोडक्ट हो जाएगा। इससे पहले हमने प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को देखा था ना फ्रेंड्स। तो प्रोडक्ट मतलब क्या चीज आप लेके आए, आप शुगर लेके आए, तो प्रोडक्ट हो जाएगा शुगर। प्राइस क्या हो जाएगा, कितना आपने पे किया, 50 रुपए पे किया, तो ये प्राइस हो जाएगा। सेम बैंकों की टर्म में अगर हम बात करें, तो प्राइस क्या होता है, कस्टमर को बैंक कौन से प्रोडक्ट देता है, जैसे लोन हो गया,
ठीक है, या कोई लॉकर की सुविधा बैंक ने दी तो सालाना चार्ज 4000 प्लस जीएसटी है, या लोन के लिए बैंक 10% चार्ज कर रहा है। तो ये सारा प्राइस है, क्योंकि प्राइस मतलब जिससे बैंक कमाई कर रहा है अपनी। दुकानदार अपनी कमाई कैसे कर रहा है? शुगर ये सब चीजें बेच के जिससे उसको 50 रुपए मिल रहा है, जो उसका प्राइस है। सेम ऐसे बैंकों के टर्म में फ्रेंड्स प्राइस होगा कि जो प्रोडक्ट बैंक बेच रहा है उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, या जो भी बैंकों का जो भी वो कस्टमर से चार्ज कर रहा है प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, तो उसको प्राइस बोला जाएगा। जैसे लॉकर हो गया, लोन हो गया, ये सारा ही बैंकों का प्राइस इसमें हो जाएगा। द कॉस्ट टू कस्टमर फॉर यूजिंग द बैंक प्रोडक्ट, तो कस्टमर बैंक के प्रोडक्ट या सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा है तो जो कॉस्ट वो बैंक को पे करता है। सेकेंड है द बैंक कॉस्ट टू प्रोवाइड ए प्रोडक्ट, बैंक का जो कॉस्ट है, खुद का बैंक का कॉस्ट लग रहा है, मतलब बैंक की खुद की लागत लग रही है। बैंक की खुद की जो लागत लगती है उसको प्राइस नहीं बोला जाता फ्रेंड्स, ठीक है। अ, यहाँ पे द होगा द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द बैंक, तो जो बैंक लोन पे इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है तो वो भी प्राइस हो जाएगा। डी है ए एंड सी, तो ए और सी दोनों बातें सही है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। प्राइस मतलब जो भी खर्चा आता है, जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, जैसे इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है, या कोई सर्विस बैंक दे रहा है उसके लिए फी कस्टमर से चार्ज कर रहा है, तो वो सारा ही बैंकों का प्राइस में आ जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए एंड सी। याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक, प्राइस मतलब जो हमें पे करना पड़ रहा है, मतलब जो बैंक हमसे चार्ज कर रहा है, तो बैंक को हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। जैसे कोई लोन हो गया, लोन में इंटरेस्ट की फॉर्म में बैंक को हम एक्स्ट्रा पे करते हैं। जैसे दुकानदार हो गया जो हमसे चार्ज करा, तो सेम इस तरह से ये प्राइस इसमें हो जाएगा। Which of the following is not a method used by a bank to promote their product as described? तो मार्केटिंग मिक्स में ऐसा कौन सा मेथड है जो बैंक यूज नहीं करता अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए? पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी। तो बैंक मार्केटिंग के लिए ये सारे ही मेथड को इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन पूछा था विच इज नॉट ए मेथड, सो फ्रेंड्स डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही मेथड्स हैं। ठीक है, तो प्रमोशन में बैंक क्या क्या करता है? पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइज करेगा, अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट को लेकर एडवर्टाइज करेगा, पब्लिसिटी और सेल्स प्रमोशन किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, तो कौन सा मेथड बैंक प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं करता? सारे ही मेथड को बैंक प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करता है। अब जैसे कोई दुकान खुली है तो वो बाहर अपना बैनर लगवाएगा, या कुछ दुकान कपड़ों की दुकान होती है तो बाहर ही जो है आप देखते हैं ना कि बाहर ही कपड़ों के बैनर्स होते हैं, रेट्स होते हैं, कुछ कपड़े ही बाहर टंगे होते हैं, तो ये सारे इसीलिए होते हैं ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। बहुत अच्छा ड्रेस बाहर अगर टंगा हुआ है तो उससे क्या होगा, उससे ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे उस प्रोडक्ट की तरफ। तो वही चीज यहाँ पे भी की जाती है फ्रेंड्स। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके, जैसे पर्सनल सेलिंग हो गया। ठीक है, पर्सनल सेलिंग का मतलब जैसे बैंक और कस्टमर डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहे हैं। एडवर्टाइजिंग, टीवी में एड कई चला दी। पब्लिसिटी में और भी कई सारे तरीकों से पब्लिसिटी की जा सकती है। सो ये प्रमोशन के सारे तरीके हो जाएंगे। पूछा था विच इज नॉट ए मेथड, तो आंसर हो जाएगा नन। व्हाट डज प्लेस रेफर्स, तो रिटेल बैंकिंग का जो मार्केटिंग मिक्स है उसमें प्लेस का क्या मतलब होता है? ठीक है, प्लेस मतलब कैसे और कहाँ पे वो सर्विस दी जा रही है। ठीक है, किस तरह से सर्विस दी जा रही है। सो इसमें हो जाएगा पहले हमारा, मतलब आप कौन सी तरीके से अपनी किस जगह पे कहाँ से जो है अपने प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो। तो पहला हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो ये तो प्राइस होगा। लोन एंड डिपॉजिट, ये बैंकों का असेट हो गया। और आपका बैंक वेबसाइट, बैंक वेबसाइट भी एक तरह से प्लेस है, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया प्रेजेंस इसमें बोल दिया कि सोशल मीडिया में जो बैंक है वो प्लेस नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ बैंक तो सर्विसेज दे रहे हैं बट सभी, जैसा आपका व्हाट्सअप हो गया, यहाँ पे सभी सर्विसेज नहीं दे रहे, तो ये जनरलाइज हम नहीं कर सकते। तो सिर्फ सी जो है वो ज्यादा सही लग रहा है कि जैसे ब्रांचेस हो गया, ब्रांचेस भी एक जगह है जहाँ पे आप सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, कस्टमर को वहाँ पे आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, जैसे इंटरनेट आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके, या बहुत से बैंकों की अपनी मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप बैंकिंग की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। सो ये सारे ही आपका प्लेस में फ्रेंड्स आ जाएगा। प्लेस मतलब एग्जैक्ट किस जगह पे आप उस इसको, आप अपने घर बैठे बैठे भी तो आईडी पासवर्ड की हेल्प से सर्विस को अवेल करते हैं ना, तो वो आपका प्लेस हो जाएगा। या कुछ आप सर्विस बैंक की ब्रांच आके, आपको कैश चाहिए ज्यादा तो ब्रांच आके आप विजिट करते हैं, तो उस केस में आपका ब्रांच हो जाएगा प्लेस। या बहुत से लोग तो अपना मोबाइल ऐप से ही सारा कुछ सर्विस अवेल करते हैं, तो वो सारा आपका प्लेस में आ जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सी। वाई इज अ पीपल अ क्रिटिकल कंपोनेंट, तो मार्केटिंग मिक्स में एक पी होता है जिसको हम बोलते हैं पीपल। तो पीपल क्यों जरूरी है और पीपल कौन हो जाएगा? तो पीपल में दोनों ही आ जाएंगे, जो बैंकों का स्टाफ है वो भी पीपल में होगा, और जो कस्टमर है उसको भी पीपल बोला जाएगा। तो स्टाफ और कस्टमर बहुत जरूरी है, तभी मार्केटिंग मिक्स पूरा होगा, क्योंकि जब तक आपके कस्टमर नहीं है तो आप प्रोडक्ट किसको बेचोगे, और आपके स्टाफ नहीं है तो प्रोडक्ट बेचेगा कौन? तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए जो है पीपल एक क्रिटिकल कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का। तो मार्केटिंग मिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्रेंड्स वो आपका पीपल ही है। ठीक है, सो इसका हो जाएगा बिकॉज पीपल आर द कस्टमर हु विल परचेज, बोल रहे हैं कि पीपल, ये लॉजिक गलत है फ्रेंड्स। सेकेंड है बिकॉज रिटेल बैंकिंग इज ए सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री एंड सक्सेस डिपेंड, यस,
रिटेल क्या है, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, तो जितनी अच्छी सर्विस आपके एम्प्लॉयज देंगे, जितना अच्छे से वो कस्टमर से ट्रीट करेंगे, उतना ही अच्छा कस्टमर का इंटरेक्शन भी बढ़ेगा और कस्टमर भी आपसे ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। तो रिटेल बैंकिंग में जो पीपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। रीज़न वही है क्योंकि ये एक सर्विस इंडस्ट्री है और सर्विस में मेन रोल किसका होता है, आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस क्या होता है कि आप किस तरह से अपने कस्टमर को ट्रीट कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी भी आप देखना, दो दुकान होगी, एक दुकान में जो दुकानदार है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा और दूसरा दुकानदार रूड बिहेवियर होगा, तो जो रूड बिहेवियर है लोग वहाँ कम जाना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू जिस दुकानदार का बिहेवियर ज़्यादा अच्छा है। तो बिहेवियर का मतलब क्या है, ये वही है कि आप कैसी सर्विस दे रहे हैं। तो इसीलिए पीपल का खास तौर के फ्रेंड्स, ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री जहाँ पे पीपल का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज में पीपल का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम वही चीज़ आपका बैंक है, रिटेल बैंक, जहाँ पे जो कि एक सर्विस इंडस्ट्री है और वो सक्सेस होगी नहीं होगी वो डिपेंड करेगा कि उसके एम्प्लॉय किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ। ठीक है, तो आपका आंसर बी इसमें हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस बोले कि जो है इससे फीडबैक मिलता है और इससे जो है प्रमोशन और स्टाफ वर्किंग इन ब्रांचेस, ये चीज़ें बाकी की गलत हो जाएंगी। जो बी है वो ज़्यादा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो स्टाफ है और कस्टमर वो आपका पीपल में आ जाएगा। रिटेल बैंकिंग में कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है डिपेंड करता है ह्यूमन इंटरेक्शन की, किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, किस तरह से कितना इफेक्टिव वे में आपके जो स्टाफ है अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, तो उसी से रिटेल बैंकिंग की सक्सेस डिपेंड करेगी। इसीलिए फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग में पीपल एक काफ़ी क्रिटिकल कॉम्पोनेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज फिजिकल एविडेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो फिजिकल एविडेंस किसको बोला जाएगा? सो फिजिकल एविडेंस मतलब प्रूफ, प्रूफ कि आपने जो है बैंक सर्विस को लिया है। जैसे कि मान लीजिए कस्टमर और स्टाफ, ये नहीं होगा फ्रेंड्स। टेंजिबल आइटम्स दैट मेक द सर्विस मोर टेंजिबल, मतलब ऐसे जैसे डेबिट कार्ड हो गया, चेकबुक हो गया या एटीएम कार्ड, तो ये आपका फिजिकल एविडेंस है कि आप जो है बैंकिंग बैंकिंग सर्विस आपको कुछ मिली है, या ये आपका एविडेंस है कि इसके थ्रू आप बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। एक एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया या चेक लीव, तो ये आपका फिजिकल एविडेंस में आ जाएगा। फिर फिजिकल एविडेंस रेफर्स टू टेंजिबल एलिमेंट्स, ये टेंजिबल एलिमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, दैट कैन मेक इनटेंजिबल बैंकिंग सर्विस मोर कंक्रीट। तो भले ही बैंकिंग सर्विस इनटेंजिबल है, बट फिजिकल एविडेंस मतलब ये हमेशा से टेंजिबल ही होगा। टेंजिबल किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? जिसको आप टच कर सको वो टेंजिबल होता है। सो फिजिकल एविडेंस एक टेंजिबल प्रूफ है जो आपकी इनटेंजिबल बैंकिंग सर्विस आपको देता है। ठीक है, बैंकिंग सर्विस क्या है, वो इनटेंजिबल सर्विस है, बट फिजिकल एविडेंस वो टेंजिबल चीजें होती है जिसकी हेल्प से आप इनटेंजिबल सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड आप टच कर सकते हैं, ऐसी चेकबुक आप टच कर सकते हैं, एटीएम कार्ड चेक कर आप जो है टच कर सकते हो। तो ये फिजिकल एविडेंस में ये वो सारी चीजें आ जाएगी जिसको हम टच कर सके, जो टेंजिबल हो और उसकी हेल्प से हम इनटेंजिबल सर्विसेज अवेल कर सके। तो ये आपका फिजिकल एविडेंस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप जानते हैं फ्रेंड्स, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे इंसानों की लाइफ साइकिल होती है, पहले वो छोटे बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर डेथ हो जाती है, तो सेम ऐसी प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल चलती है। इस तरह से प्रोडक्ट होता है। इंट्रोडक्शन मतलब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को एंटर कराया जाता है, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, तो 4 स्टेजेस से आपका प्रोडक्ट गुजरता है। इंट्रोडक्शन मतलब जब आपने नया नया मार्केट में प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम पे लॉन्च किया होता है। ग्रोथ, धीरे धीरे वो आगे ग्रो करता है। मैच्योरिटी मतलब उसमें फर्दर ग्रोथ नहीं होती, वो कुछ टाइम तक सेम स्टेज में रहता है। और डिक्लाइन मतलब वो डाउन होने लग जाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसी को जो हमने यहाँ देखा, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, इसको बोला जाता है फ्रेंड्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कि कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं वो इन सभी स्टेजेस से गुजरता है। At which stage of product life cycle do sales volume and revenue typically begins to cover the cost of production this? तो जब वो धीरे धीरे ग्रो करता है तो ऐसा होता है कि जो भी खर्चा है वो कंपनी रिकवर कर लेती है, या जो भी कॉस्ट होती है उस प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्शन, मार्केटिंग या सर्विसेज में, वो खर्चा कंपनी जो है रिकवर कर लेती है। तो कौन से स्टेज में होता है फ्रेंड्स? वो ग्रोथ स्टेज में होता है। ठीक है, तो ग्रोथ स्टेज में जो है सेल्स थोड़ा सा पिकअप करता है, सेल्स थोड़ी सी हाई होनी शुरू हो जाती है, और जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक इवन पॉइंट, बिगिंस टू ब्रेक इवन एंड जनरेट प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट्स किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? ब्रेक इवन उस पॉइंट को बोला जाता है जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो ये ब्रेक इवन को क्रॉस करने लग जाता है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है कि आपने मान लीजिए 10,000 रुपए से कोई दुकान खोली, अब आपके प्रोडक्ट बिके, जिस दिन आपके 10,000 रुपए की रिकवरी हो गई वैसे ही आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस हो गया। अगले दिन आपको मान लीजिए 1,000 के प्रोडक्ट बिके, तो ये आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो कोई भी कंपनी जब ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करती है तो उसके बाद से जो भी उसको पैसा मिलता है वो उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कौन से स्टेज में ऐसा होता है कि कंपनी अपना जो पैसा है वो रिकवर कर लेती है और ग्रो, रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करती है? सो फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हमारा ग्रोथ स्टेज। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है।
विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वाइड कस्टमर बेस एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल। तो ऐसा कौन सा है जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर होते हैं और आपकी सेल्स मैक्सिमम होती है? सो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ग्रोथ के बाद ये जो स्टेज आता है ना आपका मैच्योरिटी, यहाँ पे सब कुछ मैक्सिमम होता है। ठीक है, आपकी कस्टमर बेस मैक्सिमम है, प्रॉफिट सेल सब सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसी स्टेज पे होती है। सो ये हो जाएगा आपका मैच्योरिटी स्टेज। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज सेल्स वॉल्यूम पिक, सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड प्रोडक्ट एंजॉय ए वाइड कस्टमर बेस, तो बहुत सारे कस्टमर आपको मिल जाते हैं। दिस रिजल्ट इन मैक्सिमम सेल एंड प्रॉफिट एज द प्रोडक्ट रीच, क्योंकि प्रोडक्ट जो है अपने फुल मार्केट पोटेंशियल में पहुंच चुका है। क्योंकि प्रोडक्ट अपने फुल मार्केट पोटेंशियल में पहुंच चुका होता है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा फायदा प्रॉफिट सेल्स कस्टमर बेस इसी स्टेज में कंपनी को मिलती है। सो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मैच्योरिटी स्टेज। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो डिक्लाइन स्टेज है उसमें क्या होता है? इंक्रीज कॉम्पिटिशन, ये गलत है फ्रेंड्स। कंज्यूमर अवेयरनेस हो जाता है, ये गलत है। सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट बिगिन टू स्टैग्नेट और ड्रॉप, यस। डिक्लाइन में क्या होता है कि जो आपका सेल्स है वो या तो रुक जाएगा या ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिलता है। जो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट बिक रहे थे वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में पहुंच चुका है। सो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। प्रोडक्ट इज ब्रेक इवन एंड स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग की बात है फ्रेंड्स। ये आपके ग्रोथ स्टेज में होता है ना कि जब वो अपने ब्रेक इवन को क्रॉस करता है, तो ये ग्रोथ स्टेज के बारे में बोला हुआ है। लेकिन हमसे पूछा कि डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है। सो फ्रेंड्स, डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि जो वॉल्यूम है, सेल वॉल्यूम है, वो ड्रॉप होनी शुरू होती है, डाउन होनी शुरू हो जाती है। सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। सी इज करेक्ट आंसर। और इसी स्टेज में ऐसा भी होता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत कम अट्रैक्टिव लगता है आपके कस्टमर को, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मार्केट कंडीशन काफ़ी बदल जाती है। तो इसकी वजह से जो है सेल्स प्रॉफिट आपकी कम होनी शुरू हो जाती है। कभी भी देखना, कोई प्रोडक्ट अगर डिक्लाइन करेगा ना तो उसका हमेशा रीज़न होगा या तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर कुछ मार्केट की सिचुएशन ऐसी होगी, मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी जैसे बोलते हैं ना मार्केट ही डाउन चल रहा है। भले ही प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसके बावजूद मार्केट डाउन की वजह से भी जो है डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज वन पोटेंशियल स्ट्रेटेजी फॉर अवॉइडिंग, अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट डिक्लाइन या डेथ स्टेज में ना पहुंचे, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? स्टॉप ऑल मार्केटिंग, सारे मार्केटिंग एफर्ट्स बंद करने चाहिए, गलत है, इससे तो और खराब हो जाएगा। फाइन ट्यून एंड ऐड वैल्यू, यस। तो जब भी आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में, तो कुछ उसमें नया ऐड ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको? नया ऐड ऑन करना है। नया ऐड ऑन करने से क्या होगा कि लोगों को आपका प्रोडक्ट और अट्रैक्टिव लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है आप अपने प्रोडक्ट को डिक्लाइन होने से बचा सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। सो यह बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लोअर द प्राइस टू मिनिमम, कह रहे प्राइस बहुत कम कर दो। फोकस ऑन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट ओनली टू एग्जिस्ट, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उस पर फोकस करो। ये दोनों बातें सही नहीं है। सिर्फ पुराने पे फोकस करना, ऐसा हम नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, नए भी कस्टमर हमें जोड़ने होते हैं, और उसका रेट कम करना ये सॉल्यूशन नहीं है। सो बी जो है बिल्कुल सही है कि अगर डिक्लाइन स्टेज के बाद डेथ वाली स्टेज आने वाली है, उसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि प्रोडक्ट में कुछ ऐड ऑन कीजिए, कुछ नया आप प्रोडक्ट में ऐड कीजिए, ताकि जो है वो डिक्लाइन या डेथ स्टेज पे ना पहुंचे। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी है, तो कि जो है इससे क्या होगा कि जो नए नए कंज्यूमर है ना फ्रेंड्स, वो सारे अट्रैक्ट होंगे आपके प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंट्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसका इंट्रोडक्शन में क्या होता है? तो इंट्रोडक्शन में तो सब कुछ नया नया होता है, कंपनी जो है धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है। ठीक है, द प्रोडक्ट एक्सपीरियंस लो सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यू एट इट स्टेज, तो इस नया नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ इंट्रोडक्शन में, तो कोई ज्यादा जानता नहीं आपके प्रोडक्ट को, तो इसीलिए जो है सेल्स भी लो होती है और रेवेन्यू भी बहुत लो होती है स्टेज पे। ठीक है, बहुत केसेस में तो मुश्किल से ही जो पैसा लगा होता है, कॉस्ट प्राइस, वो भी रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि इस स्टेज में ज्यादा कोई आपके प्रोडक्ट को नहीं जानता। ये तो अभी आपने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, तो इसीलिए सेल्स भी कम होती है फ्रेंड्स, और रेवेन्यू भी कम होती है। और सेकंड में बोला है कि जो सेल्स है वो एनफ होती है कि प्रोडक्शन मार्केटिंग को जो है कवर कर सके। ये ग्रोथ में होना शुरू होता है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। द प्रोडक्ट गेन्ड कस्टमर अवेयरनेस, ये भी आगे मेच्योरिटी और ग्रोथ स्टेज में ही, ग्रोथ स्टेज से आगे जाके होता है मेच्योरिटी में। द प्राइस, द प्राइमरी चैलेंज इज इंटेंस कंपटीशन, स्टार्टिंग में कंपटीशन नहीं है, जब आप मेच्योरिटी में पहुंचते हैं ना तब आपको बहुत सारे कंपटीशन मिलते हैं, इस स्टेज में आपको कोई कंपटीशन नहीं मिलता। सो ये जो है पहले वाला फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सी आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, जब इंट्रोड्यूस होता है तो सेल्स भी कम होती है और रेवेन्यू भी कम होती है, और इतनी कम होती है कि जो आपका खुद का खर्चा है जैसे प्रोडक्शन मार्केटिंग या सर्विस, वो खर्चा भी रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि अभी नया नया जैसे कोई चीज़ नई नई ओपन होती है तो स्टार्टिंग में तो सबको लॉस झेलना ही पड़ता है। सो सेम वही बात आपकी यहाँ पे हो गई कि इस टाइम पे इतना भी पैसा नहीं हो पाता कि आप जो है अपना खर्चा, जो कॉस्ट आपने लगाई है वो लागत भी आप जो है नहीं रिकवर कर पाते। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। यहाँ पे
खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा होता है, रिटर्न कम, क्योंकि स्टार्टिंग में जब नया नया सेटअप करोगे तो स्टार्टिंग में खर्चा ज़्यादा आता है, तो हाई कॉस्ट आपको लगानी पड़ती है और रिटर्न आपको स्टार्टिंग में कम मिलते हैं क्योंकि नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ज़्यादा कोई जानता नहीं है। तो ये आपकी फीचर हो गई इंट्रोडक्शन स्टेज की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वन ओनली। एक क्वेश्चन करंट अकाउंट के इंटरेस्ट को लेके पूछा था फ्रेंड्स, इसी टाइप का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो क्या कौन सी बात सही है? तो फ्रेंड्स करंट अकाउंट में बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे कर सकता, चाहे कितना भी बैलेंस हो, 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी हो, करंट अकाउंट में बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे कर सकता। अगर बैंक को पे करना है तो आरबीआई से अप्रूवल लेके करना पड़ेगा। बिना आरबीआई के अप्रूवल के बैंक करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक तरीके का जो अकाउंट होता है वो बिजनेस पर्पज के लिए होता है, जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती है बिजनेस की, उसके लिए होता है आपका करंट अकाउंट। तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट बैंक पे नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे है विच इज ट्रू रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आरबीआई अलाउ करता है, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के आरबीआई अलाउ करता है, गलत हो जाएगा। करंट अकाउंट जो है कैन अर्न इंटरेस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांस एज पर, किसी भी सर्कमस्टांस में इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी गलत है। तीसरे वाला बिल्कुल सही है कि जो है आरबीआई प्रोहिबिट बैंक फ्रॉम प्रोहिबिट द बैंक फ्रॉम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एक्सेप्ट विद प्रेयर। अगर आपने पहले से आरबीआई से अप्रूवल लिया तो चलेगा, अदरवाइज आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते। सो जो 3 है वो बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एज लॉ, बोल रहे कि एक लेवल से अगर बैलेंस क्रॉस कर जाएगा तो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सो सिर्फ थर्ड वाला आंसर सही है फ्रेंड्स। सेम इसी टाइप का डिट्टो क्वेश्चन पूछा था कि करंट अकाउंट में इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये हम सबको मालूम है कि इंटरेस्ट नहीं हम पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बैंक को बहुत ज्यादा लग रहा है कि इंटरेस्ट पे करना है तो आरबीआई से आप अप्रूवल ले लीजिए, उसके बाद आप पे कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड ओनली इसका आंसर हो जाएगा। एज पर आरबीआई डायरेक्टिव पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इज प्रोहिबिटेड अनलेस बैंक हैज रिसीव्ड प्रेयर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा था कि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज कंसिडर्ड एज ओबीडी। ओबीडी किस किस को बोला गया है? तो आधार कार्ड जो यूआईडीएआई ने इशू किया है, ये भी होगा, ये बात सही है। ओबीडी होता है फ्रेंड्स ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, यानी कस्टमर जो है एड्रेस प्रूफ और कस्टमर का पर्सनल प्रूफ के लिए इस चीज को ले सकता है। तो कौन कौन से ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं? आधार कार्ड जिसको यूआईडीए ने इशू किया, ये होता है फ्रेंड्स। राशन कार्ड ये नहीं होता आपका ओबीडी। जॉब कार्ड जिसको नरेगा ने इशू किया है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर का साइन है, तो ये होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कस्टमर के नाम पे, ये नहीं होगा। सो ओबीडी में क्या क्या लिस्ट आती है, मैं आपको लिस्ट अभी बताऊंगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ओबीडी यानी कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। कई बार कंफ्यूजन रहता है कि क्या पैन कार्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि कई बार कस्टमर बैंक में आके अपना पैन कार्ड दिखा के बोलता है कि ये मेरा ओबीडी है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। पैन कार्ड सिर्फ इनकम टैक्स पर्पस के लिए लिया जाता है, पैन कार्ड आपका कोई ओबीडी नहीं होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि विच इज नॉट ओबीडी, तो वहां पे पैन कार्ड का ऑप्शन रहता है और आंसर रहेगा पैन कार्ड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आधे नंबर का 1 नंबर का पूछ लिया गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पैन कार्ड का आपको बताया। इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ओबीडी में क्या क्या चीजें आएंगी। तो ये जो 6-7 चीजें यही आएंगी ओबीडी में, इसके अलावा और कोई चीज आपकी ओबीडी में नहीं आएंगी। तो कौन कौन सा? पासपोर्ट, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये ओबीडी में आएगा। नरेगा ने कोई जॉब कार्ड इशू किया है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का साइन है, तो उसको भी ओबीडी माना जाएगा। यूआईडीआई ने कोई लेटर इशू किया जिसमें कस्टमर का नाम, एड्रेस और आधार नंबर सब कुछ है, तो उसको भी ओबीडी मान लिया जाएगा। या फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से कोई लेटर इशू हुआ है जिसमें आपका नाम और आपका एड्रेस है, उसको भी ओबीडी मान लिया जाएगा। इसके अलावा बाकी चीजों को ओबीडी कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो फ्रेंड ये 6 ओबीडी होते, इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन केवाईसी के ऊपर भी था, विच इज ट्रू रिगार्डिंग द केवाईसी अपडेशन। तो ये आप हमेशा याद करके चाहिए फ्रेंड्स। केवाईसी जो होता है, 3 टाइप की कैटेगरी के कस्टमर है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। तो हाई रिस्क वालों का हर 2 साल में केवाईसी करना रहता है, मीडियम वालों का 8 साल में, और जो लो रिस्क है उसका 10 साल में। ठीक है, 10 ईयर्स में। तो विच इज ट्रू रिगार्डिंग केवाईसी ऑफ डिफरेंट कस्टमर। तो यहाँ पे लिखा है कि जो हाई रिस्क है उसका हर 2 साल में, ये बात सही है। मीडियम रिस्क वाले का हर 4 साल में लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 8 ईयर्स होता है। लो रिस्क वालों का 12 साल में, ये भी गलत होगा क्योंकि 10 साल में करना रहता है। केवाईसी अपडेशन मस्ट अकर विद इन 1 ईयर फॉर ऑल द कस्टमर, बोल रहे हैं कि सबके लिए एक ही साल में लेना होता है, ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट ओनली। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रिव्यू बैंक करता है ना, रिव्यू रिव्यू का मतलब होगा कि कस्टमर क्या हाई रिस्क की रहेगा या लो रहेगा, तो उसका रिव्यू हर 6 महीने में होता है, ये याद रखना फ्रेंड्स। मान लीजिए कोई कस्टमर हाई रिस्क है, तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो हाई से लो कैटेगरी में आ जाए या लो वाला हाई चला जाए, तो रिव्यू किया जाता है। रिव्यू मतलब क्या इस कस्टमर को, कोई कस्टमर ने मान लीजिए फ्रेंड्स कोई अकाउंट खोला, क्या वो 20 साल तक वो हमेशा हाई या लो में रहेगा?
टाइम टू टाइम उसका रिव्यू करना भी ज़रूरी है। तो हर 6 महीने में कस्टमर का रिव्यू किया जाता है कि क्या वो हाई में रहना चाहिए, क्या वो लो में रहना चाहिए। तो वो रिव्यू ऑटोमेटिकली बैंक के द्वारा 6 मंथ, हर 6 मंथ में किया जाता है। तो रिव्यू को लेके कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और हाई रिस्क का, मीडियम और लो रिस्क का कितने टाइम में केवाईसी किया जाता है, इसको लेके क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओनली। फिर यहाँ पे वही चीज़ लिखी, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो हाई रिस्क वाले हैं उनका हर 2 साल में, जो मीडियम रिस्क वाले कस्टमर है उनका केवाईसी हर 8 साल में, और जो लो रिस्क वाले हैं उनका केवाईसी हर 10 साल में लिया जाता है। डिट्टो यही क्वेश्चन भी पूछा गया था फ्रेंड्स। एज पर आरबीआई अनाउंसमेंट ऑन 2 जुलाई 2021 रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन अनक्लेम्ड अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी, मान लीजिए एफडी मैच्योर हो गया, ठीक है, मैच्योर होने के बाद कस्टमर ने क्लेम नहीं किया अभी, तो उस पर कौन सा इंटरेस्ट रेट लागू होता है। तो इसको लेकर आरबीआई ने 2 जुलाई 2021 में एक अनाउंसमेंट दी थी। इसमें बहुत सिंपल सी बात बोली थी कि एफडी हो गया मैच्योर, ठीक है, मैच्योर आने के बाद क्या होगा, कौन सा इंटरेस्ट, क्या एफडी का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, मतलब कस्टमर को या तो रिन्यू कराना चाहिए, उसने रिन्यू नहीं कराया, तो उस केस में सेविंग बैंक या जो एफडी में इंटरेस्ट है विच इज लोअर, वो इंटरेस्ट रेट कस्टमर को पे किया जाएगा। ये कब से शुरू होगा, ये जब आपका एफडी मैच्योर हो गया उसके बाद से। तो जो भी अनक्लेम्ड एफडी होता है उसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है या एफडी का विच इज लोअर, वो इंटरेस्ट रेट जो है बैंक अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट वाले कस्टमर को पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए। बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है अनक्लेम्ड में वो एफडी का जो रेट है वही चलेगा, ये गलत हो जाएगा। जो प्रोसीड मिली एफडी are not claimed and remain unpaid, the interest will be same as saving bank interest or FD which is higher, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। which is higher नहीं, which is lower होगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। अगर एफडी मैच्योर हो गया और जो प्रोसीड्स है और जो पैसा मिला उसको कस्टमर ने अनक्लेम किया, मतलब क्लेम नहीं किया, सो जो इंटरेस्ट मिलेगा इट इज बेस्ड ऑन, मतलब उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो बैंक पे करेगा ना। सो सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टेड एफडी रेट विच इज लोअर, ये बिल्कुल सही होगा। सो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट और एफडी का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था ऑलरेडी, जब आपने जो एफडी कराई थी मान लीजिए 5 साल, तो 5 साल का जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टेड एफडी रेट जो चल रहा था या जो सेविंग बैंक विच इज लोअर, तो जो भी कम होगा वो इंटरेस्ट रेट बैंक कस्टमर को पे करेगा। सो थर्ड का आंसर बिल्कुल सही है। बोल रहे इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा जैसा कि एफडी का रेट था, बिना किसी मॉडिफिकेशन का, मतलब जो एफडी का रेट चल रहा है वही वाला पे कर दिया जाएगा। ये भी गलत इसमें हो जाएगा, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ओनली। तो इसी टाइप का, इसी टॉपिक के ऊपर आपका सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था कि अनक्लेम्ड एफडी में इंटरेस्ट किस हिसाब से बैंक पे करता है, सेविंग बैंक और कॉन्ट्रैक्ट एफडी विच इज लोअर, ये याद रखना फ्रेंड्स, विच इज लोअर, ठीक है, वो वाला बैंक पे करता है। व्हाट इज ऑफ साइट एटीएम, इसको लेके भी क्वेश्चन पूछा था। ऑन साइट और ऑफ साइट दो टाइप के एटीएम होते हैं फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कोई बैंक है, मान लीजिए आईसीसी बैंक है, और आईसीसी बैंक यहाँ पे है, और इसी के साथ में सेम प्रेमाइसिस में एक एटीएम होता है, इसको बोला जाता है ऑन साइट एटीएम। मतलब बैंक भी वही है, उसी के बगल में एटीएम है, सेम बिल्डिंग में या उसी के बिल्कुल जस्ट बगल में जो है एटीएम है, तो उसको बोला जाता है ऑन साइट। मतलब वो ब्रांच के कंट्रोल में, ब्रांच के बगल में ही है। जो भी कैश वैश डालना है ब्रांच अपने यहाँ से कैश लाके इसको अपलोड कैश डालेगा और एक्स्ट्रा कैश को लेके रेमिटेंस के लिए भेजता है करेंसी चेस्ट में। तो इसको बोला जाता है फ्रेंड्स ऑन साइट एटीएम। एक होता है ऑफ साइट एटीएम। ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल में, ठीक है, या ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ बहुत भीड़ भड़ाका होती है, वहां पे जो एटीएम लगाए जाते हैं उसको ऑफ साइट एटीएम बोला जाता है। वहां पे आपने कभी बैंक का स्टाफ नहीं देखा होगा जो कैश लोड कर रहा होगा, उसका एक अलग से कोई आउटसोर्सिंग होती है, वो लोग जो है उसमें पैसा लोड करने का काम करते हैं। तो वो होता है फ्रेंड्स ऑफ साइट। तो ऑफ साइट एटीएम को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके 4 ऑप्शन थे। एटीएम लोकेटेड इनसाइड द बैंक और फाइनेंशियल, बैंक के अंदर का जो एटीएम है उसको ऑन साइट बोला जाता है, ना कि ऑफ साइट, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। सेकेंड है एटीएम लोकेटेड आउटसाइड ए बैंक ब्रांच टिपिकली इन पब्लिक प्लेस, शॉपिंग मॉल्स और अदर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ब्रांच के बाहर कोई भी पब्लिक प्लेस है, शॉपिंग मॉल पे जो एटीएम होता है बैंक से बहुत दूर होता है, उसको बोला जाता है ऑफ साइट, ठीक है। सो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटीएम ओनली एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, ये गलत है। और एटीएम जो है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए ही है, उसको ऑफ साइट बोलेंगे, ये भी गलत है। सो सिर्फ आपका जो बी है फ्रेंड्स वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑफ साइट एटीएम जो है वो बैंक की प्रेमाइसिस के बाहर होगा, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, ऐसी जगह पे आपको एटीएम देखने को मिलेगा। कई बार आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते तो टिकट काउंटर के बगल में आपको एटीएम दिखेगा, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक को आसानी से हो, पब्लिक आसानी एक्सेसिबल हो और वहां से वो आसानी से कैश ले सके, तो इस टाइप के एटीएम को ऑफ साइट एटीएम बोला जाता है।
सेम इस टाइप का एक और क्वेश्चन था, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1960। 2 बार नेशनलाइजेशन किया गया था ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करके 2 बार बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था फ्रेंड्स। एक था 1969 और दूसरा था आपका 1980। ठीक है, तो 1969 में कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया था? तो इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने जो है 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था। तो आंसर हो जाएगा बी। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि उस टाइम पे जो भी प्राइवेट या बाकी के जो बैंक थे ज़्यादा थे नहीं, तो वहाँ पे जो कमिटीज़ बनी थी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि जो बैंक है एटलीस्ट वो पब्लिक सेक्टर, अगर गवर्नमेंट होंगे तो वो पब्लिक आम जनता की भलाई के लिए उनको लोन देंगे और गवर्नमेंट की बात भी सुनेंगे। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो उसका गवर्नमेंट पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। जैसे प्राइवेट को बैंक ज़्यादा नहीं बोल सकता कि तुम गांव में ब्रांचेस खोलो गांव के कस्टमर्स को, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट का सोचेंगे। तो कमेटी का सजेशन था ये कि जो बैंक है बैंकों को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसा था गवर्नमेंट को जो है इन बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, उसके लिए नेशनलाइजेशन जरूरी था। और प्राइवेट बैंकों की कंडीशन उस टाइम पे ऐसी थी फ्रेंड्स कि वो बिल्कुल बैंकरप्सी के कगार पे थे। सोचिए प्राइवेट बैंक चल रहे हैं लेकिन वो बैंकरप्ट होने वाले हैं। इकोनॉमी को क्या होगा, कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी? तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1949 में 14 बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया था। तो इसको लेके आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही एक बार फिर से नेशनलाइजेशन हुआ था फ्रेंड्स 1980 में। तो उस टाइम पे कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया था? तो उस टाइम पे 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, तो 14 पहले और 6 बाद में, तो टोटल 20 बैंक आपके हो गए थे। और एसबीआई तो अपना अलग ही चल रहा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो एसबीआई पहले से ही पब्लिक सेक्टर बैंक था। बाकी के 14 बैंक 1969 में और 6 बैंक 1980 में नेशनलाइज किए गए थे। तो फिर टोटल 20 बैंक यहाँ पे हो गए थे। ये सारे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक थे जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करते थे। तो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। इस एटीएम चार्ज के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा था। As per new RBI circular, how much will a bank customer have to pay for ATM transactions withdrawal beyond the free limit? अब फ्री लिमिट से अगर कस्टमर क्रॉस करता है तो कितना उसको पे करना पड़ेगा? और ये 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो गया, सॉरी 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल था। यानी 1 जनवरी 2022 से पहले क्या था कि अगर कस्टमर लिमिट क्रॉस करेगा, लिमिट मतलब आपको मालूम होगा कि लिमिट के ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन रखा है फ्रेंड, अभी क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर उस फ्री लिमिट को क्रॉस करता है तो उसके बाद उसको कितना पैसा देना पड़ेगा हर एटीएम ट्रांजेक्शन पे? तो 1 जनवरी 2022 से पहले क्या था कि 20 रुपए देना पड़ता था। फिर बाद में आरबीआई ने नया सर्कुलर निकाला, 1 रुपए बढ़ा दिए, तो अब से 21 रुपए देना पड़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, 21 रुपीज। तो अगर आपका फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट क्रॉस कर जाता है तो आपको 21 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी हर ट्रांजेक्शन पे आपको 21 रुपए पे करने होते हैं। 21 रुपए प्लस जो भी आपका जीएसटी अलग से वो एप्लीकेबल रहता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। वही कितनी ट्रांजेक्शन फ्री है उसको लेके भी क्वेश्चंस पूछा गया था। इस बार नहीं पूछा था फ्रेंड्स, इस बार तो ये 20 रुपए 21 रुपए वाला जो क्वेश्चन है ना, 21 रुपए का जो चार्ज होता है इसके ऊपर था। इससे पिछले बार आपका ये क्वेश्चन था कि कितने फ्री ट्रांजेक्शन एटीएम में कस्टमर कर सकता है। आर कस्टमर इंटाइटल्ड टू एनी फ्री ट्रांजेक्शन इन एटीएम? कितने कर सकता है? यस, कस्टमर को जो है मिनिमम कुछ फ्री ट्रांजेक्शन मिलती है एटीएम की। अगर वो फ्री ट्रांजेक्शन क्रॉस करता है उसके बाद ही 21 रुपीज पर एटीएम के हिसाब से चार्ज लगता है। तो ये देखिए दो टाइप से, एक तो ऑन अस है और एक ऑफ अस है। अब ऑन अस ऑफ अस क्या है इसको लेके भी एक क्वेश्चन है, पहले उसी क्वेश्चन को करते हैं फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहले ऑनर्स ऑफर्स क्वेश्चन देखते हैं फिर हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑनर्स और ऑफर्स समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज ऑनर्स एंड ऑफर्स ट्रांजेक्शंस? देखिए, अ ट्रांजेक्शन कैरिड आउट एन एटीएम ऑफ द कार्ड इशूइंग अथॉरिटी इज कॉल्ड ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब ये होगा कि आपका मान लीजिए एसबीआई में अकाउंट है, और एसबीआई में अकाउंट है तो एसबीआई ने क्या किया, आपको एक कार्ड दिया, कार्ड पे भी एसबीआई का नाम लिखा है कि एसबीआई का कार्ड है। ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, एसबीआई का एटीएम है, एसबीआई का नाम लिखा है, एसबीआई का लोगो, एसबीआई बैंक का ही एटीएम है, वहां जाके अगर आप उससे पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो इसको ऑनर्स बोला जाएगा। ऑनर्स मतलब जो कार्ड इशू कर रहा है वो बैंक और जो एटीएम है वो सेम है। ठीक है, वही लिखा है कि जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो एट द एटीएम ऑफ द कार्ड इशूइंग बैंक, बैंक किसने इशू किया, सॉरी कार्ड किसने इशू किया, एसबीआई ने, एटीएम किसका आप यूज कर रहे हैं, एसबीआई का, दोनों सेम है तो इसको ऑनर्स ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। यानी जिस बैंक ने आपको कार्ड दिया उसी बैंक के एटीएम को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको बोला जाएगा फ्रेंड्स ऑन अस ट्रांजेक्शन। ऐसी ऑफर्स क्या होता है, तो जरूरी नहीं कि आपके पास एसबीआई का कार्ड है तो सिर्फ आप एसबीआई से ट्रांजेक्शन करो। कई बार ऐसे भी होता है ना, आपके पास एसबीआई का कार्ड है लेकिन आसपास कोई एसबीआई का एटीएम है नहीं, तो आप एचडीएफसी के एटीएम या आईसीसी के एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। तो इसको बोला जाता है ऑफ अस ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऑफ अस ट्रांजेक्शन क्या होगा, अ ट्रांजेक्शन कैरिड आउट एंड एट एनी अदर बैंक एटीएम। आपको एटीएम कार्ड दिया एसबीआई ने, लेकिन आपका जो एटीएम मशीन है वो आपका आईसीसी का है या एचडीएफसी किसी और बैंक के
एटीएम कार्ड से अगर आप पैसा निकालेंगे तो इसको ऑफ उस ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। ठीक है, अगर वो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया कि अगर मान लीजिए एसबीआई ने कार्ड इशू किया और अगर आपने एसबीआई के एटीएम से निकाला, इसको बोला जाएगा ऑनर्स, क्योंकि जो कार्ड है वो भी आपका एसबीआई का है और वो जो मशीन है आपकी एटीएम मशीन वो भी एसबीआई की है। लेकिन आप क्या करते हैं, मशीन है मान लीजिए आईसीसी एचडीएफसी किसी और बैंक की और कार्ड है आपके एसबीआई का, तो इसको बोला जाएगा ऑफ अस। ठीक है, ऑफ ऑफ मतलब सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। ऑन मतलब दोनों सेम है, कार्ड भी एसबीआई का एटीएम भी एसबीआई का, दोनों सेम है तो ऑनर्स। डिफरेंट होगा, कार्ड डिफरेंट का और जो एटीएम मशीन है वो डिफरेंट बैंक की, तो उसको ऑफर्स बोला जाएगा। आई होप अब आप इस ऑफर्स और ऑनर्स को समझ गए होंगे। अब हम फिर से अपने उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि कितने फ्री ट्रांसफर्स मिलता है। तो ऑनर्स का अलग केस है, ऑफर्स का अलग केस है। ठीक है, मेट्रो का अलग केस है और नॉन मेट्रो का अलग है। तो पहले ऑनर्स का समझते हैं। ऑनर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, कोई भी लोकेशन हो, एट एनी लोकेशन, चाहे वो मेट्रो हो या नॉन मेट्रो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑनर्स ने कोई भेदभाव नहीं रखा, चाहे मेट्रो हो नॉन मेट्रो हो, ऑनर्स बोल रहा है क्योंकि इसमें बैंक सेम है एटीएम सेम है तो उसने सेम रूल रखा, कोई मेट्रो नॉन मेट्रो का कोई इसमें चक्कर नहीं, सेम है। रूल क्या है कि जो भी कस्टमर वाले होंगे सेविंग बैंक, उनको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगी। ठीक है, लोकेशन कोई भी हो, अगर ऑनर्स है तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगी एक महीने में। और एनी नंबर ऑफ नॉन कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन विल बी प्रोवाइडेड फ्री। नॉन कैश विड्रॉल मतलब किसी को बैलेंस इंक्वायरी करनी है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन जो कैश के रिगार्डिंग नहीं होती, मतलब जो कैश से मिलती जुलती नहीं है, जिसमें कैश नहीं निकालना, बैलेंस इंक्वायरी इस तरीके का स्टेटमेंट, तो वो आप कितना भी कर सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। कैश निकालने का लिमिट है मंथ में 5 बार फ्री, उसके बाद से 21 रुपये पर ट्रांजेक्शन में, 21 रुपये प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन में चार्ज देना पड़ेगा। ये ऑनर्स का रूल है। सो फ्रेंड्स, ऑनर्स ने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे मेट्रो हो नॉन मेट्रो हो, सबका एक रूल है, कोई भेदभाव नहीं है। मेट्रो और नॉन मेट्रो का एक ही रूल है फ्रेंड्स, क्या रूल है कि सबको पाँच 5 बार मौका मिलेगा, 5 बार आप फ्री में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑनर्स कोई भेदभाव नहीं है। ऑफर्स में थोड़ा भेदभाव है कि मेट्रो में इसने कम दिया और जो नॉन मेट्रो है, मेट्रो में थोड़ा इन्होंने ज्यादा दिया, नॉन मेट्रो में कम दिया। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। मेट्रो में सिर्फ आपको 3 ट्रांसफर फ्री मिलती है और नॉन मेट्रो में 5 ट्रांसफर फ्री मिलती है। तो जो मेट्रो लोकेशन है वहाँ पे 3 ट्रांसफर फ्री होगी, नॉन मेट्रो में 5 ट्रांसफर फ्री होगी। ये किसकी बात है, ये ऑफर्स वाले की बात है। ठीक है, सो देखिए फ्रेंड्स, ऑनर्स में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे मेट्रो हो नॉन मेट्रो, हर जगह आपको मंथ में 5 बार ट्रांसफर फ्री मिलेगी। लेकिन जो ऑफर्स वाला है उसने बोला अगर मेट्रो है तो मेट्रो में कम मिलेगा, सिर्फ 3, अगर नॉन मेट्रो है तो 5। ठीक है, नॉन मेट्रो है तो ये ऑन साइड की ऑनर्स की तरह बन जाएगा। ठीक है, ऑनर्स बोल लीजिए। तो ऑनर्स में तो चाहे मेट्रो हो नॉन मेट्रो कोई दिक्कत नहीं, सबको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगा। ऑफर्स अगर होगा तो मेट्रो वाले को 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगा और नॉन मेट्रो वाले को 5 फ्री मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद से जो चार्ज है 21 रुपये प्लस जीएसटी वो आपको देना पड़ेगा। मेट्रो में इन्होंने 6 लोकेशन बताए फ्रेंड्स, जो 6 मेट्रो लोकेशन बेंगलुरु चेन्नई हैदराबाद कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली, तो ये जो 6 लोकेशन है इस पे तो 3 फ्री मिलेंगे। इसके अलावा कोई और लोकेशन है तो उस पर आप 5 ट्रांसफर कर सकते हैं। एट एनी लोकेशन अदर देन द 6 as mentioned above, bank should offer its saving bank account with minimum 5 transaction। ठीक है, और ये जो 3 है ना, 3 में आपकी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सारी जोड़ के है 3। ठीक है, फ्री 3 मिलेगी ना, तो वो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, नॉन फाइनेंशियल मतलब जैसे आपने कुछ बैलेंस इंक्वायरी की, कुछ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे टोटल 3 है। यहाँ पे देखिए ऑनर्स में तो जो नॉन कैश है वो तो फ्री है कितनी भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, चाहे आप कैश विड्रॉ करो, चाहे फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या होगा। फाइनेंशियल का मतलब जहाँ पे पैसे विड्रॉ कर रहे हो, नॉन फाइनेंशियल मतलब आप बैलेंस चेक कर रहे हो या स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, इस तरह के ट्रांजेक्शन को नॉन फाइनेंशियल बोला जाता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक ही चीज याद करनी है कि अगर ऑनर्स है कोई भेदभाव नहीं, चाहे मेट्रो हो नॉन मेट्रो हो, सबको 5 फ्री मिलेगी ट्रांजेक्शन। अगर ऑफर्स है तो उसने बोला मेट्रो वालों को कम मिलेगा, सिर्फ 3, और नॉन मेट्रो वालों को मिलेगा 5। ठीक है, मेट्रो का जो पहला लेटर है ना एम, इसको अगर आप ऐसे साइड ऐसे करें तो 3 ऐसा आपका हो जाएगा, यानी 3 ट्रांजेक्शन आपकी इसमें फ्री मिलेगी। और ऑनर्स में कोई टेंशन नहीं है, 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगी। और नॉन फाइनेंशियल का तो कोई लिमिट ही नहीं, कितनी भी हो सकती इसमें, चाहे फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो, उसका लिमिट 3 और इसमें नॉन मेट्रो का 5। मेट्रो के लिए 6 लोकेशंस बताई है, बेंगलुरु चेन्नई हैदराबाद कोलकाता मुंबई और नई दिल्ली, तो इसको इन्होंने मेट्रो के हिसाब से बताया ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए।
इसके साथ ये जो पहला मेमोरी बेस वाला ये वीडियो ये आपका कंप्लीट इसमें हो गया फ्रेंड्स। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, रिटेल बैंकिंग का पूरा कोर्स तो है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपको बताया था ना, एक वीडियो बनाई थी कि लास्ट मिनट टिप्स फॉर रिटेल बैंकिंग, तो उसमें मैंने आपको जो जो चैप्टर्स बताए प्लीज़ आप उसको स्किप मत कीजिए। उसके साथ जो आपके लिए मैंने एमसीक्यू की वीडियोस बनाई है वो आप सारी वीडियोस देखिए। चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट है उसको भी स्किप मत कीजिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट से। ठीक है, तो हर चैप्टर के हिसाब से किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50 क्वेश्चन, डिपेंड करता है चैप्टर कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट से भी आप अपना तैयारी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।